वाली ईवीएम में भी ऐसी सेटिंग की गई कि एनडीए उम्मीदवार एक ही तरह के पैटर्न से के साथ जीते हैं। आरोप यह भी है कि पहले से ही ईवीएम में 10-12 हजार वोट एनडीए के खाते में डाल दिए गए और कई सीटों पर इसी तरह के अंतर से उम्मीदवारों की जीत भी हुई है। तो इस तरह की वोट चोरी के कारण ही अब बिहार में नतीजों पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इनका सही जवाब नहीं देता है तो विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन की इस मुहिम में साथ आएगी। कांग्रेस ने तो यह ऐलान भी किया है कि रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की जाएगी और कहा जा रहा है कि यह फर्स्ट वीक में यह रैली होगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। इधर पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर इसे रोकने को कहा है और जिस तरह कई बीएलओ आत्महत्या के मामले मतलब आत्महत्या कर रहे हैं और ये मामले सामने आए हैं, उस पर ममता बनर्जी ने इसे खतरनाक भी बताया है। कल ही ममता बनर्जी ने एक ओपन खत भी लिखा था। पश्चिम बंगाल में 24 तारीख को एक बैठक एसआईआर की समीक्षा के लिए होगी और 25 नवंबर को टीएमसी इसी मसले पर रैली निकालने जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को एक खत लिखा है और तमाम व्यवहारिक परेशानियां बताई हैं। वहीं तमिलनाडु से डीएमके ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। उधर केरल में भी केरल से भी एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के पूरा होने तक केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को स्थगित करने की मांग की गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 26 नवंबर को तमाम एसआईआर से रिलेटेड जितनी याचिकाएं हैं सब पर सुनवाई पहले से सुनिश्चित की गई है और उसमें एक याचिका यह भी जिसे अब ट्रांसफर कर दिया गया है 26 नवंबर पे ही, यानी 26 नवंबर को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में घमासान मचना तय है। इससे पहले चुनाव आयोग को केरल के मसले पर जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि एसआईआर पर केवल बिहार में सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, बल्कि सवालों का दायरा पूरे देश में बढ़ रहा है और चुनाव आयोग पहले से ज्यादा फंसा हुआ दिख रहा है। अब तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए जिन 272 पूर्व अधिकारियों, जजों, एम्बेसडर्स, सैन्य अफसरों, इन सब ने चिट्ठी लिखी थी, उनका कच्चा चिट्ठा भी कांग्रेस ने खोला है और बहुतों के तो कच्चे चिट्ठे सामने ऐसे भी आ रहे हैं उनके करतूतों के कारण। और कांग्रेस ने यहां कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बताया है कि इनमें से कितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कितने आरएसएस से जुड़े हुए हैं या कितनों ने रिटायर होने के बाद भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जरा ये इस पोस्ट को देखिए, कांग्रेस के इस पोस्ट को। इसमें कांग्रेस जो लिख रही है देखिए, ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिस्ट है नीचे, ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ये बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य इलेक्शन कमीशन की चोरी बचाने के लिए राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसमें सबके नाम पढ़िए। न्यायमूर्ति पीएन रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी पूर्व रॉ प्रमुख, अय्यर कृष्णा राव अय्यर कह सकते हैं इनका पूरा नाम इस ढंग से, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश के, और भास्वती मुखर्जी पूर्व राजदूत, टीपी सेन कुमार पूर्व डीजीपी केरल, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड, बीएच अनिल कुमार पूर्व मुख्य सचिव कर्नाटक, भास्कर राव पूर्व अतिरिक्त डीजीपी कर्नाटक, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, मेजर जनरल पीसी खरबंदा। यानी चुनाव आयोग को बचाने की कोशिशों का भी पर्दाफाश हो रहा है, जिससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ रही है। इधर अमित शाह ने आज फिर घुसपैठियों का जिक्र किया है कि उन्हें निकाल बाहर करेंगे और इस तरह एसआईआर की वकालत की है। लेकिन आपको बता दूं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवास, मृत्यु, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और विदेशी नामों को एसआईआर से हटाए जाने का कारण बताया था, तो घुसपैठियों पर सीधा जवाब नहीं दिया था। यानी उनके सामने घुसपैठिए एक भी नहीं है। फिर किन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं यहां अमित शाह? जुलाई 2025 में जारी एक फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम बिहार एसआईआर, जी हां, ये नोट है। जुलाई 2025 में एक जारी किया गया एक नोट, उसमें उस नोट का शीर्षक है फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम बिहार एसआईआर। इसमें
इस नोट में 18 लाख मृत, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट नामों का जिक्र था, लेकिन घुसपैठिए या विदेशी शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। तो फिर किस लिए यहां पर कह रहे हैं देश के गृह मंत्री? आखिर किसको कह रहे हैं? क्या आप घुसपैठिए हैं जो हमारे साथी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या मैं घुसपैठिया हूं जो इस कार्यक्रम को कर रहा हूं? यह बात तो देश के गृह मंत्री को बताना होगा। देश की आवाम को, 140 करोड़ जनता को यह बताना होगा कि आखिर घुसपैठिया कौन है और किस बिना पे, किस आधार पे आप घुसपैठिया कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। चलिए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया है इसी मसले पे, और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कितने हटाए इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया। सवाल तो वाजिब है, यह सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घुसपैठ की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कितने हटाए घुसपैठिए के नाम पे, इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया। विपक्ष का आरोप है, सीधा सीधा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर नागरिकता परीक्षा बन गई है। एसआईआर को आपने नागरिकता परीक्षा बना दिया है। सिटीजनशिप एग्जाम में पास अगर हो गए आप तो ठीक है, यानी ये एसआईआर नहीं है बल्कि नागरिकता की परीक्षा है जो लाखों वैध वोटरों को वंचित कर रही है। लाखों वैध वोटरों को वंचित करके आप उनका नाम काट कर आप अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, या अपने खेमे में, अपने पाले में जो आपके लोग हैं उन्हीं को आप आगे रख रहे हैं। तो अब अमित शाह घुसपैठियों की बात कर ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, यह साफ दिख रहा है। इधर नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुश्किल में आ चुके हैं। आज नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है, तो नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास न रखकर सम्राट चौधरी को दिया है। लेकिन क्या यह बात गृह मंत्रालय जो अपने मेरे पास नहीं रहेगा, यह मंत्रालय सम्राट चौधरी को देना है, यह बात क्या नीतीश बाबू ने खुद सोची होगी? क्या नीतीश कुमार ने इस पोर्टफोलियो को खुद बांटा है? इस पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको साफ समझ में आएगा कि जिन 27 लोगों में यह बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा नीतीश बाबू से को अपने गुड बुक में लेकर तो नहीं किया गया होगा। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी अब कैसी दादागिरी बिहार में कर रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने क्या धोखा दिया है इस मसले पे, ये समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे, क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। क्या विपक्ष महाभियोग लाकर ज्ञानेश कुमार को फंसा देगा? विपक्ष महाभियोग की बात कर रहा है, क्या बढ़ने वाली हैं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें? इन सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक, और चर्चा मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, सबकी चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे बिहार की परतें खुल रही हैं, बिहार में कुछ और मजेदार चीजें हैं, कुछ मजेदार तथ्य हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। सेम एक ही तरह का पैटर्न देखिए, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री जीतते हैं। सम्राट चौधरी की जीत होती है, उनको 1,22,840 वोट मिलते हैं, और उधर दूसरे उप मुख्यमंत्री जीतते हैं 1,22,840, या हो सकता है 804 हो, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जीतते हैं, उनको भी 1,22,804 वोट मिलते हैं। 8-4 के बीच में 0 या 8-4 के बाद 0, लेकिन 1,22,840 या 1,08,400। और एक आज आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है, थोड़ी देर में उस ट्वीट को भी दिखाएंगे हम, जिसमें उन्होंने 2 छात्रों के नियुक्ति की बात कही है। वो भी मैं जरा अपनी टीम को बोलूंगा कि उस ट्वीट को भी लेकर आइए, और मजेदार ट्वीट है। ये पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। और जब इस पैटर्न को आप समझेंगे तो कटघरे में खड़ा होते हैं ज्ञानेश कुमार, न ही नरेंद्र मोदी, न ही अमित शाह, न ही नीतीश कुमार। ये देखिए इस पैटर्न को, इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दिए। लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए, कौशल किशोर जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं, इनके ऊपर आप देखिए कितने वोट मिले, 1,07,811। केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनको कितने वोट मिले, 1,07,811। वाह, तालियां बजनी चाहिए, दोनों छात्र एक ही तरह के नंबर लेके आए हैं।
क्या इस लोकतंत्र में यह संभव है? ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल। क्या यहां गणेश बाबू को जो चुने हुए लोग हैं वो फंसा दिए, या